हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी क्षितिज भाग 2 से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर यहाँ पर शुरू किया, जिस चैप्टर का शीर्षक है लखनवी अंदाज। ये चैप्टर लिखा है यशपाल जी ने, और इस चैप्टर के माध्यम से वो लखनवी नवाब में एक पैसेंजर जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और वो जो है अपनी नवाबगिरी दिखा रहा है, और इसे देख करके लेखक के मन में जो विचार आते हैं कि यदि आपके पास नवाब की जो पदवी है वो ना होते हुए आप अपने आप को जो है नवाब जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो एक लेखक का काम होता है लिखने का। तो लेखक यहाँ सोचते हैं कि यदि इनके पास ऐसी कोई नवाबगिरी है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपने अंदाज में हैं, तो क्या बिना पात्र के, बिना सोच के, बिना कहानी के कोई कहानी लिखी जा सकती है। उसी अंदाज में यहाँ पर इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो आइए, इस चैप्टर के बारे में हमने कल भी बात की थी, तो इसी को थोड़ा सा रिवाइज करके आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है किसी पैसेंजर ट्रेन में जो है कहीं उनको जाना था, और उस ट्रेन में उनको, तो उस ट्रेन में सेकंड क्लास का वो ट्रेन था। लेखक ये सोच करके कि शायद, क्योंकि जो जनरल ट्रेन होती है, जनरल जो टिकट होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, आम आदमी अक्सर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है। तो सेकंड क्लास का ये टिकट था। लेखक को लगा कि मैं एकांत में बैठ करके प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए खिड़की की तरफ और किसी कहानी को मैं लिखूंगा। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन में जाते हैं तो वहां कुछ और ही नजर आता है। वहां उनको पहले से ही एक व्यक्ति उनको दिखते हैं। तो आइए इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा, यानी कि जैसे उन्होंने अनुमान किया था उसके बिल्कुल विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन यानी कि बिल्कुल सुनसान नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ कि नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे वहां पर। यानी कि जैसे ही लेखक ट्रेन में बैठे तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वो सोच रहे थे कि शायद इस ट्रेन में उनको बिल्कुल एकांत मिलेगा, शांत मिलेगा, और वो वहां पर खिड़की में बैठकर प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए किसी कहानी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही उनको दिखता है। वो देखते हैं कि वहां पर एक जगह जो है लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, यानी कि जैसे ही लेखक वहां पहुंचे, सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि जैसा लेखक को लगा था कि मैं एकांत में रहकर किसी कहानी को लिखूंगा, शायद वो जो सज्जन था, जो लखनवी अंदाज में वो व्यक्ति बैठा था, वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। और ऐसा प्रतीत हुआ लेखक को कि मानो उसके एकांत में उन्होंने विघ्न डाल दिया है, बाधा डाल दी है। यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक सोचने लग गए कि इनके संतोष का कारण क्या है। या तो ये किसी कहानी को सूझ रहे हों, उसकी चिंता में हो कि अब यहाँ दूसरा व्यक्ति बैठा है तो मैं किसी कहानी को कैसे लिखूं, क्योंकि जब आप किसी कहानी को लिखते हैं तो आपको एकांत चाहिए होता है। तो एक लेखक सबसे पहले इसी बारे में सोचता है। तो लेखक यहाँ दो चीजें सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति इतना असंतोष क्यों हुआ मुझे देख करके। या तो ये भी मेरी तरह एक कहानी लिखना चाहता होगा, या फिर यह खीरा खा रहा है, और खीरे जैसी अपदार्थ, क्योंकि वो नवाबी अंदाज में बैठा हुआ था, तो इस प्रकार की एक सस्ती चीजों को देख करके शायद उसके मन में एक संकोच आ गया होगा। तो इस प्रकार से सोच रहे हैं लेखक। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो जो नवाब साहब वहां बैठे थे पहले से, उन्होंने लेखक को देख करके कोई उत्साह नहीं दिखाया, यानी कि कोई जो है उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनको कोई खुशी नहीं हुई है। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहते हैं, मैं भी भला क्यों बात करता, मैंने भी अपनी आत्मसम्मान में बगल के बर्थ पर तो मैं बैठ गया, लेकिन मैंने भी बात नहीं की, मैंने भी आंखें चुरा ली। आगे कहते हैं, थाली बैठे
कल्पना करते रहने यानी कि खाली बैठ करके कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। किसकी? लेखक की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, संभव है। अब लेखक जो है खाली बैठे थे, बात तो उन्होंने की नहीं, तो वो खाली बैठे थे। तो अब देखिए, क्योंकि लेखक हमेशा कल्पना करता है, तो अब यहाँ किसी कहानी लिखने के बजाय लेखक जो है उस अनजान व्यक्ति, उस नवाब भी अंदाज में बैठे उस व्यक्ति के संकोच का कारण सोचने लग गए, अनुमान लगाने लग गए कि क्यों इनको जो है मुझे देख करके संकोच हुआ होगा। तो इस बात को वो सोचने लग गए, अनुमान करने लगे। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजरे दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अब वो कल्पना करने लगे कि जैसे मुझे लगा कि मैं भी अकेले बैठ करके जो है किसी कहानी को लिखूंगा, तो ये भी जो है कुछ इस विचार से ही बैठे होंगे। लेकिन अब जो है, और बगल में खीरा देख करके उन्हें लगा होगा, जो ये नवाब साहब बैठे हैं उनको लगा होगा कि शायद मैं अकेले सफर करूंगा तो कभी जो है अपना टाइम काटने के लिए खीरा काट करके खा लूंगा। लेकिन अब किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति ने देख लिया, ये इनको जो है शायद अच्छा नहीं लग रहा है। लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी कि तिरछी नजरों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो उन्होंने भी कुछ देर तक बात नहीं की लेखक से, और वो खिड़की से बाहर देखते रहे और गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। तो अब जैसे ही थोड़ी देर में उन्होंने जो है बिल्कुल, अब लेखक से उन्होंने बात की, एकदम से अचानक से उन्हें संबोधन किया, उन्हें पुकारा, आदाब अर्ज। शुरू में तो किया नहीं, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाइएगा। तो अब जो है क्या कहते हैं, आदाब अर्ज अब इतनी देर में हो रही है, आपके घर में कोई आता है, आप पहले उनसे बात न कीजिए, तो उनको भी कुछ अटपटा सा लगेगा। लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद यदि आप बात करेंगे तो थोड़ा सा अटपटा तो लगता ही है। तो ऐसे ही यहाँ लेखक को भी लगा, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो अब जो है लेखक कहते हैं, मैं समझ गया अब क्यों तुम मुझसे बात कर रहे हो। तुम जो है शराफत का एक नकाब दिखा रहे हो कि मैं भी एक जो हूँ शरीफ आदमी हूँ, और मुझे भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हो, खींच लेना चाहते हो। जवाब दिया, शुक्रिया कि भला शौक फरमाइए, आप ही जो है इसका शौक फरमाइए। तो उन्होंने ये कहा, किससे? उस लखनवी अंदाज में बैठे उस व्यक्ति को। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा जो तौलिया था उसको झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, और तौलिए से पहुंचकर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से जो है उसे छील करके फांकों में को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए खीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जनाब नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो सुर्खी बुरक दी। उसके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उसका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात जब वो व्यक्ति उन खीरों को छील रहा था, उसने बहुत तरीके से, जैसे आप स्टेशन पर देखते हैं बहुत सारे खीरे बेचने वाले आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे, आपको खीरा वो देंगे और बेचने के लिए आते हैं वो, तो वो जो है बहुत तरीके से जो है उस चीज को आपको परोसते हैं। तो इसी कुछ अंदाज में ही ये लखनवी अंदाज में बैठे इस व्यक्ति ने भी उस खीरे को काटा, तौलिया जो उसके नीचे रखा था पहले उसे झाड़ा, फिर लोटा उठाया जो कि नीचे रखा हुआ था, उसमें पानी बाहर ट्रेन से बाहर उसको उन दोनों खीरों को धोया। उसके बाद उसमें जीरा मिला नमक और जो मिर्च है वो उसमें बुरक दी। और देखो लेखक यहाँ उस व्यक्ति पर बहुत
जो है कनखियों से यानी तिरछी नजरों से उसे देख रहे हैं, उसको जो है उसकी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो अब क्या ध्यान दिया उन्होंने, क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि वो जो है जब इस काम को कर रहा था तो उसके मुख से जो है एक प्रकार से पानी निकल रहा था, क्योंकि पानी निकलता है ना जब खीरे में आप नमक डालते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा और क्या कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से पूछा उनसे कि आप जो है खीरा खाइए, ये कौन सा खीरा है, लखनऊ का बालम, एक प्रकार का ये खीरे का प्रकार है। तो फिर से उन्होंने लेखक से पूछा कि आप जो है शौक कीजिए, लेकिन उन्होंने नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अब लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं जब उस खीरे में नमक और मिर्च मिलाया गया, यहाँ पर देखिए ये लेखक और ये जो हैं ये जनाब बैठे हुए हैं, नवाब साहब, और देखो क्या कहते हैं लेखक, लेखक कहते हैं फिर से उस व्यक्ति ने लेखक को वो जो है ऑफर दिया कि आप फिर से खीरा का शौक कीजिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की जो पानी, अब खीरा जब काटा जाता है ना उसकी खुशबू बहुत दूर तक आती है, उसी को सूंघते ही जो है मुंह में पानी आने लग जाता है। तो उसकी जो फांके थी वो देख करके पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो लेखक को जो है अब उसे देख करके, उस खीरे को देख करके उनके मुख से पानी तो आ रहा था, लेकिन वो पहले एक बार मना कर चुके थे और दोबारा अगर खाते तो ये इनकी आत्मसम्मान पर जो है चोट हो जाती। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो है मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन एक बार तो मना कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, यानी कि मुझे जो है अभी मन नहीं है। मैदा भी जरा कमजोर है, यानी कि पेट में भी जो है थोड़ा गड़बड़ है। तो क्या कहा कि मैदा भी जरा कमजोर है। कि भला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने संतृप्त संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो अब जो है लेखक ने कहा कि अभी जो है मेरा जो है तलब भी महसूस नहीं हो रही, यानी कि खाने का मन भी नहीं है, और पेट में भी थोड़ा गड़बड़ चल रही है। देखो मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन पहले एक बार मना कर चुके थे, अब जो है हाँ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अपना आत्मसम्मान तो निभाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक बार मना कर दिया और फिर खाने लग गए। तो अब क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि भला शौक फरमाइए, उनसे कहा कि आप ही खा लीजिएगा। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। तो अब नवाब साहब क्या कर रहे, उन्होंने उन खीरों की तरफ देखा जो नमक और मिर्च के संयोग से मिल रहे थे और उनकी फांकों की ओर उन्हें देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उन्होंने उठाया और अपने होठों तक वो ले गए, इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से, और फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। अब देखो जब आपको बहुत ज्यादा स्वाद आता तो आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं, है ना, जब आप बिल्कुल चरम स्वाद के चरम सीमा पर चल जाते हैं, आपकी बहुत फेवरेट चीज है और आपको खाने को मिल जाए, या फिर घर में कभी बहुत अच्छा खाना बना रहता है तो आप क्या कहते हैं, अरे वाह, आंख बंद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ ये नवाब साहब जो लखनवी अंदाज में बैठा हुआ है, ये व्यक्ति भी क्या कर रहा है, उस खीरे की फांक को उठा करके अपने होठों तक, अपने नाक तक उस वो ले जा रहा है और उसे सूंघ रहा है, जैसे कि वो जो है स्वाद के आनंद में पलकें उसने मूंद ली, कि जैसे वो उस खीरे का बहुत जो है अच्छे तरीके से उसका स्वाद ले रहा हो सिर्फ सूंघने से। और उसने आगे देखिए क्या किया, मुंह में भर आई पानी की घूंट गले से उतर गया। और देखो जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो उस व्यक्ति के मुंह में पानी आया था। और देखो जब आप घूंट करते हैं ना, आप कोई चीज मुंह में पानी जो आ जाता है उसे घूंटते हैं तो अगले व्यक्ति को पता चल जाता है कि भाई इसके मुंह में पानी आ रहा है, ये तो घूंट रहा है।
तो उनके मुंह में पानी आ रहा था उस खीरे को देख करके। तो मुंह में भर आए पानी का घूंट उन्होंने गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने उस खीरे को खाया नहीं, बस सूंघा। सूंघने से उनके मुख में पानी आया और उस पानी को उसने घूंट लिया और वो जो खीरा था उसको खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दे गए। और उन्होंने एक एक करके जो है ये जितने भी खीरे की फांके यहाँ पर रखी हुई थी, एक एक करके उन फांकों को उठाया, सूंघा और उनका स्वाद लिया सूंघ करके, और उनको जो है एक एक करके वो खिड़की से बाहर फेंक दे गए। अब ऐसा ये व्यक्ति भला क्यों कर रहा है? ये व्यक्ति जो है अपनी नवाबगिरी दिखा रहा है लेखक को कि यदि तुमने नहीं खाया तो मैं भी सिर्फ इसे सूंघ कर ही बाहर फेंक देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है आगे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ अपने पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो अब जो है वो सारी फांकें इस प्रकार से उन्होंने सूंघी और बाहर फेंक दी। और अब जैसे कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ खा लिया होगा, अपना हाथ उसी तौलिए से पोंछ करके अपना मुंह भी पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो अब जो है जैसे कि वो लेखक को बता रहे हों कि देखो हमारे खीरे खाने का अंदाज भी बिल्कुल अलग है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब जैसे कि उन्होंने खीरा पहले बहुत तरीके से उन्होंने उस खीरे को धोया, तौलिया झाड़ा, फिर उसको धो करके उनकी फांकों, उसकी गुत्थी को निकाला, उसके झाग को निकाला, तरीके से उसे जो है फांकों में काटा, नमक मिर्च मिलाया, उसके बाद सूंघा। जैसे अब ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो अब जो है यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि जैसे वो जो है मुझे बता रहे हैं कि ये है हमारे खानदानी जो रईसों का तरीका। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का जो सूक्ष्म और नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका था वो जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब ये जो तरीका था ये बहुत अलग जरूर था, ठीक है, लेकिन क्या इस तरीके से उदर यानी कि पेट की तृप्ति भी हो जाती है? अब देखिए आपने स्वाद तो ले लिया, क्या इससे जो है आपने उसका भरपूर स्वाद लिया, लेकिन क्या इससे पेट भर जाता है? लेखक इस बात से जो है बहुत परेशान था कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा? लेखक ने कहा कि हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीकों को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का जो सूक्ष्म और नफीस या फिर एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता था। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति यानी कि पेट की तृप्ति हो जाती है? क्या इससे पेट भर जाता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। इतने में नवाब साहब वहां लेटे लेटे डकार भी ले रहे हैं और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी कि ये जो है पेट में भारीपन कर देता है। तो अब जो है वो लेखक की तरफ डकार भी ले रहे हैं और लेखक की तरफ देख करके खीरा के बारे में बता रहे हैं कि खीरा होता तो बड़ा लजीज होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा पेट में क्या कर देता है, भारीपन इससे हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब लेखक तो बस अपनी एक कहानी को लिखने के बारे में ही सोचते हैं,
लेखक ने क्या कहा, उनके ज्ञान चक्षु खुल गई। कहा पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों की लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो एक लेखक के लिए मात्र यही जो है, वो तो हर चीज में अपनी कहानियां ही ढूंढता है। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि एक व्यक्ति जो है सिर्फ खीरे की सुगंध से, उसके स्वाद की कल्पना से उसका पेट भर जाता, देखिए वो डकार भी ले रहा है, वो जो है पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार के, यदि बिना विचार के, बिना घटना के, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो उन्होंने जो है इस छोटी सी घटना को, ये व्यंग है उन लोगों पर जो जिनके पास होता बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो जो है दिखावा करते हैं, वो जो है अपने पूर्वजों की जो उनकी विरासत होती है वो सब अब उनके पास नहीं है, लेकिन अभी भी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा धनी समझते हैं। जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति का जो है अंदाज था, तो उसने बिना खीरा खाए ही उसका स्वाद लिया, उसकी सुगंध से वो पेट में उसकी डकार भी आ रही है। तो लेखक ने क्या कहा, और अब एक कहानी लिखी जा सकती है जिसमें ना तो कोई विचार है, न घटना है, न पात्रों, न कोई पात्र है। लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, और इसी पर इन्होंने ये कहानी लिख दी। चलिए, तो इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में लेखक को पास में जो है एक छोटा सा हम यहाँ पर, तो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है ये यशपाल जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक नवाब के दिखावे और नवाबी ठाट बाट पर व्यंग किया गया है। देखिए बैठा तो वो नवाब सेकंड क्लास ट्रेन में ही है और खा रहा है खीरे, लेकिन वो अंदाज दिखा रहा है नवाबी। लेखक एक नवाब को ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में देखता है, जो खीरे खाने की तैयारी के दौरान अपनी दिखावटी शान को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः बिना खीरा खाए सिर्फ उसे सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक देता है। यह कहानी दर्शाती है कि झूठी शान और दिखावे से व्यक्ति का जो असली व्यक्तित्व है वो छिप जाता है, और यशपाल भी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों से कहानी नहीं बन सकती है। तो उन्होंने जो है क्या कहा है, उस व्यक्ति ने अपना जो असली व्यक्तित्व है जो, वो तो उसने छिपा दिया, और वो जो है सिर्फ एक खीरे को खाए बिना, क्या लेखक नहीं समझा है कि देखो वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, वो व्यक्ति, उसे खीरा खाने का तो बड़ा मन हो रहा था लेकिन उसने खाया नहीं, क्योंकि उसे जो है अपनी नवाबगिरी दिखानी थी। तो ये कहानी यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग है जो दिखावा करते हैं, जबकि वो सेकंड क्लास डिब्बे में बैठा है और साथ में खीरा खा रहा है। वो सच में नवाब होता तो वो फर्स्ट क्लास में बैठता, उसके पास खाने के लिए कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जो महंगी चीजें होती हैं। खीरा तो अक्सर जो है गरीब लोग भी खा लेते हैं, जो सड़क में बैठे रहते हैं वो भी खीरा खा लेते हैं। तो उस खीरे को खाने, देखो उसके पास चीज तो बहुत सस्ती थी, लेकिन वहां पर भी उसने नवाब जो है, नवाबों का जो शौक होता है, इस प्रकार से दिखाया कि वो खीरे को खा करके और उसे सूंघ करके ही सिर्फ उसका पेट भर सकता है। तो ये जो है इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें बताना चाहते थे। और अब इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप नोट कीजिएगा और इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च उस पर बुरका और अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे। ये कुछ प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिएगा और
फिर यहाँ रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, साथ में कुछ भाषा अध्ययन के प्रश्न हैं। तो नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ नवाब साहब ने सिर्फ खीरे को सूंघा और उसका पूरा स्वाद लिया और डकार भी दिया। ठीक है। और छठवां और सातवां प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में आपको लिखना है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैप्टर का हम प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, आप भी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।